उसमें बेटा ऐसे दिया गया ना, आप ट्राई करो तो ए बी सी आर इन एपी पहले लिखा गया, उसमें लिखा गया है ना। तो क्या करो ना, देखो मैं रिलेशन बताता हूँ आपको ना, आंसर निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। देखो अगर ए बी सी हमारे पास 3 नंबर्स हैं तो हम, और ये एपी में है, बोला गया है पहले, दे आर इन एपी, इफ दीज नंबर्स आर इन एपी देन वी कैन से 2b इक्वल a प्लस सी। अब इसी को देख के मेरे को पता लग रहा है ऑपरेशन क्या लगाना है मैंने, इसको देख के मेरे को पता लग रहा है ऑपरेशन क्या लगाना है। देखो पता लग रहा है कि नहीं, a प्लस सी कैसे आ सकता है वहां पे, a प्लस सी कैसे आ सकता है। देखो फर्स्ट रो ए आपके पास फर्स्ट रो में है ना, ए फर्स्ट रो में दिया होगा, सी थर्ड रो में दिया होगा। आप क्या करो, R1 के ऊपर अप्लाई कर दो, क्या R1 प्लस R3, देखना आपको अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन लगाना। ऐसे क्वेश्चन और करने वाले हम, टेंशन मत लो, अभी एपी के क्वेश्चन आएंगे, एपी जीपी एक्सपी के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, कंपटीशन वाले पार्ट ट्राई करना, इसको जरूर निकलेगा, नहीं निकलेगा तो मेरे को बताना। ठीक है, जरूर निकलेगा। ऑपरेशन R1 प्लस R3, इसी को देख के पता लग जाता है कि क्या लगाना है हमने। आप लिखिए क्रैमर्स रूल और डिटर्मिनेंट मेथड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस। ये मेथड सिर्फ कंपटीशन में ही लिखेंगे आप, जल्दी होता है ऐसे क्वेश्चन, याद रखिए। डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट मेथड पूरा लिख लेना, डिटर्मिनेंट मेथड also called Cramer's rule, Cramer's rule, ये भी इसको बोला जा सकता है। मैं दो एक्वेशन से चलते हैं ना, लाइंस की एक्वेशन से चलते हैं और उसके बाद हम प्लेन्स की एक्वेशन भी स्टडी करेंगे। तो पहले दो वाला ना, लाइंस वाला, प्लेन्स के ऊपर बाद में चलेंगे। सो लेट यू हैव एक्वेशंस a1x प्लस b1 बाई प्लस इक्वल में लिख दो c1। सेकंड वन इज a2x प्लस b2 बाई इक्वल c2। ठीक है, वी हैव टू एक्वेशन। अब बेटा पहले तो हमने क्या किया, मैट्रिक्स मेथड यूज किया। मैट्रिक्स मेथड हमारा बोर्ड लेवल का मेथड है, जिसमें हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, कोफैक्टर्स निकालने हैं, एडजॉइंट निकालना है, इनवर्स निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे आप देखना, कितना सिंपल है ना। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है कि जब हम पढ़ते थे तब ये मेथड सिलेबस में था। ठीक है, 4-5 साल पहले ये सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स मेथड से ज्यादा जल्दी और ज्यादा इजी क्वेश्चन इस मेथड से हमारा होता है। ठीक है, तो बेटा होगा क्या, इसमें डिटर्मिनेंट यूज करेंगे हम। आवाज आ रही है आपको, प्रॉपरली आ रही है, सुन पा रहे हो मेरे को अच्छी तरह से? यस सर, ओके। कम क्यों आ रही है आपकी बात, जब ब्लूटूथ की आवाज मैंने कम की है यहाँ से? कम की है, ओके। तो बेटा डिटर्मिनेंट मेथड जो है ना, इसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, डिटर्मिनेंट लिखेंगे पहले, देख लेना प्रोसीजर, देख लेना पहले आप। ठीक है, डिटर्मिनेंट, आप थोड़ा इस साइड लिखिए। अच्छा, यहां से दिख नहीं रहा है आपको, ऐसा? ओके, यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, डिटर्मिनेंट डी, ये हमारे पास, हाँ ये हमारे पास मेन डिटर्मिनेंट आएगा। ठीक है, मेन डिटर्मिनेंट ये किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा ना। मेन जो डिटर्मिनेंट आपका बनेगा a1 a2 b1 b2, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेक करना इजी होता है, ये तो आपको पता ही है ना। डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज्यादा जल्दी हम चेक कर सकते हैं, कोफैक्टर्स वगैरह निकालने में हमें टाइम लगता है, लेकिन इसको हम बड़ी जल्दी चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास है कि हमने दो और, देखो ना, सुन लो पहले, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है, मेन डिटर्मिनेंट तो बनेगा। अब यहाँ पे दो और डिटर्मिनेंट बनेंगे, और वो डिटर्मिनेंट क्या होंगे हमारे पास,
एक डिटर्मिनेंट आ जाएगा D1। जितने वेरिएबल होंगे ना बेटा उतने ही डिटर्मिनेंट बनेंगे। एक दो अगर जेड ये तो बनेगा बनेगा, ये सभी में बनेगा, लेकिन जब मैं इनकी बात करूंगा तो जितने वेरिएबल्स हमारे पास होंगे उतने ही डिटर्मिनेंट हमारे पास बनेंगे। ठीक है, तो D1 जो डिटर्मिनेंट होगा इससे किसकी वैल्यू निकलेगी सुन लेना पहले, x की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो हमने करना क्या है, x वाले को हटा देना है, यहां से इसको हटा दो, बाकी जो बचा उससे डिटर्मिनेंट बनाना है। तो बाकी डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, B1 B2 C1 C2। ठीक है, इसको हटा दिया, x वाले को, D1 से x की वैल्यू निकलेगी, D2 से y की वैल्यू निकलेगी, D3 से z की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो D1 क्या बना बताएंगे, डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, यस B1 C1 B1 B2 C1 C2 ये बनेगा बेटा। ठीक है, ये बनेगा आपके पास। अच्छा, D2 से किसकी वैल्यू निकलेगी, D2 से वैल्यू निकलेगी y की, D2 से y की वैल्यू निकलेगी। y की वैल्यू निकलने का मतलब क्या, ये पार्ट आपका हट गया, ये पार्ट आपका हटा तो बचा क्या, यहां से लिखेंगे तो माइनस का साइन लिखना पड़ेगा, इस तरफ से चलेंगे, अगले वाली तरफ से चलना है हमेशा, अगले वाली तरफ से याद रखना। तो C1 C2 A1 A2 ये आ जाएगा आपका डिटर्मिनेंट D2, C1 C2 A1 A2। कोई डाउट है क्या इसमें, पता लगा आपको कैसे लिखना है। यस सर। हाँ, अब बेटा जब आप x की वैल्यू निकालोगे ना, जब आपने x की वैल्यू निकालनी है, x इज व्हाट, x की वैल्यू निकलेगी D1 बाई डी, देखो इजी है कि नहीं है, और y की वैल्यू निकलेगी D2 बाई डी। वैसे ही z की वैल्यू एक और वेरिएबल है सपोज करो, तो कैसे निकलेगी D3 बाई डी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट फिर से वही बात है कि d शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, d की वैल्यू नॉन जीरो रियल नंबर आपके पास होना चाहिए, तभी आप ऐसा कर पाएंगे, अदरवाइज ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, पहले हम इक्वेशन से चलेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल दैट इज लाइन, और आप क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को बताएंगे कि इसमें x और y की वैल्यूज क्या क्या आएंगी। हाँ बेटा बोलिए। सर ये जो D है उसका डिटरमिनेंट हर समय A1 और B1 ही रहेगा, जैसे कि C के ऊपर Z वेरिएबल आ गया तो उसका कुछ होगा नहीं ना चेंज। हाँ मैं उसको बता रहा हूँ बेटा, उसको मैं बता रहा हूँ अभी ना, उसको मैं अभी बता रहा हूँ, टेंशन मत लो आप। ठीक है, तो आप ये जो वैल्यूज है ना बेटा इनको लिखेंगे आप, जो वैल्यूज बता रहा हूं मैं उनको आपने लिखना है। हाँ यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिख देना है, पहले से चलना है, पहले से यहाँ से ठीक कर लेना है, A1 A2 C1 C2। 3 वाला भी मैं बताऊंगा भी कि आप कैसे लिखें ना, अभी तो हम 2 वाला, ये तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कैसे होगा। तो D3 डिवाइडेड बाई डी, 4 वेरिएबल्स है, D4 डिवाइडेड बाई डी, इस तरह से लिखना कैसे है, डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन पहले आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे मेरे को, बाई क्रैमर्स रूल। क्वेश्चन इज 2x माइनस वाई इक्वल 17। जल्दी जल्दी करना बेटा, टाइम नहीं लगाना है ज्यादा। 3x प्लस 5y इक्वल 6। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, बता रहा हूं पहले, सिर्फ सीखने के लिए बता रहा हूं, जल्दी करके बताओ जरा ना, x और y की वैल्यूज क्या क्या आएंगी इसमें, यस क्विक। सर हाँ बेटा
x की वैल्यू -91/13 और y की वैल्यू -39/13। कैंसिल करके देखा क्या? कैंसिल कर सकते हैं। हाँ, कैंसिल कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या है ना, लिखने का प्रोसीजर क्या, 3 ऑर्डर में देखिए ना। चलो 2 ऑर्डर में तो कोई खास काम नहीं होता है, 3 ऑर्डर में सबसे खास काम होता है। देख लेना कैसे लिखना है, आप याद कैसे रखना है वो भी बता रहा हूं मैं साथ में। याद रखना भी बिल्कुल इजी है, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कोई भी। तो बेटा ये आ गया यहाँ पे C1Z इक्वल्स D1, यहाँ पे आ जाएगा C2Z इक्वल्स D2, और थर्ड इक्वेशन आएगी A3X प्लस B3Y प्लस C3Z इज इक्वल टू D3। इस तरह से हमारे पास आएगा। ठीक है, तो डी तो डायरेक्ट ही है, डी में तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा ना आपको। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 एंड C3, इस तरह से आ जाएगा। D1 D1 में क्या होगा, D1 में बेटा x की वैल्यू निकल रही है, तो x को हटा दे रहा है ये वाला, मतलब A1 A2 A3 हटा दीजिए। सेकंड और थर्ड कॉलम को चेंज नहीं करना आपने। इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। D1 D2 D3, A1 A2 A3 की जगह क्या आ जाएगा, ये सेम रहेगा, इसकी जगह आ जाएगा D1 D2 D3। सिर्फ इतना सा डिफरेंस आएगा, D1 D2 D3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अच्छा, इसी तरह से D2 बताना मेरे को ना, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? हाँ बताएंगे क्या, इसको देख के बताओ जरा ना क्या करना है। y की वैल्यू निकलेगी A1 A2 A3 D1 D2 D3 और C1 C2 C3। कुछ नहीं करना है बेटा ना, देखो इसको देखना है, इसको देखना है सबसे पहले। देखो इसमें क्या है ना, y की वैल्यू निकलेगी, y की वैल्यू क्या है, सेकंड कॉलम है ये वाला। ठीक है, तो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स, अरे सेकंड कॉलम आ रहा है, सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को आप क्या करो, D1 D2 D3 से रिप्लेस कर दो, और बाकी एज सच लिखो A1 A2 A3 C1 C2 C3। हाँ हाँ हाँ, ये आ गया बेटा ना। अब D3 की बात करें, D3, तो D3 में क्या आएगा, सब कुछ यही लिखना है। D3 में किसकी वैल्यू निकलेगी, Z, तो Z का मतलब क्या है, थर्ड कॉलम ये वाला, ये है Z के कोफिशिएंट। तो इन कोफिशिएंट्स को आप D1 D2 D3 से रिप्लेस कर दीजिए, और बाकी सब कुछ वैसा लिख दीजिए A1 A2 A3 और B1 B2 B3। पता लगा आपको इस चीज का? अभी यस सर। हाँ, एक बार फिर से बता देता हूं, बस ये मेन है, ये मेन है ना, ये तो सभी लिख लेंगे। जब मैं x की वैल्यू के लिए करूंगा ना, मतलब D1 का मतलब x की वैल्यू, तो आप x के कोफिशिएंट्स को कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे D1 D2 D3 से, बाकी सब कुछ वैसे। सेकंड डिटर्मिनेंट में आप क्या करेंगे, y की वैल्यूज निकालेंगे। y मतलब सेकंड कॉलम है, y के कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, उन कोफिशिएंट्स को आप कांस्टेंट से रिप्लेस कर दीजिए, फर्स्ट और थर्ड कॉलम एज सच। लास्ट वाले में z के कोफिशिएंट्स को आप चेंज कर दीजिए कांस्टेंट वैल्यू से, फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज सच आप रखेंगे। ठीक है, अब आप डिटर्मिनेंट की वैल्यूज फाइंड करना शुरू करेंगे। ठीक है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप फाइनल आंसर बताएंगे मेरे को, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस ये लिखना है
डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, वो जो गलत नहीं होनी चाहिए आपकी, और आंसर देखना आपने एक्स बाई जेड की वैल्यू क्या होगी। करेंगे क्या? यस यस सर। तो लिखो बेटा, क्वेश्चन इज 5x माइनस 7y प्लस 11z, not 11z, it is z only, is equal to 11. Second equation, 6x minus 8y minus z equals 15. And third one is 3x plus 2y minus 6z equals 7. हाँ, जल्दी, डिटर्मिनेंट आपका गलत नहीं होना चाहिए। डिटर्मिनेंट गलत होगा तो दिक्कत आएगी, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी तो आप कुछ नहीं करेंगे, पहले बता रहा हूं, वो वाले कॉन्सेप्ट आएंगे अभी हमारे आगे। हाँ बेटा, कर लिया, जल्दी करो। सर एक्स की वैल्यू 1। अच्छा,
x1 ठीक है, सर y की वैल्यू 4/11 -1, y इज -1। d की वैल्यू आपके पास आ रही है बेटा 55, d1 is 55, d2 is -55 and d3 is also -55। तो x1 y -1 and z -1 ये आएगा आपके पास। आ रहा है क्या? अभी D3 निकालना बाकी। सर अगला कॉन्सेप्ट करा दिए। हाँ, अगला कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, देख लीजिए अब इम्पोर्टेंट बातें। बेटा ये जो था ये हमारा फर्स्ट केस था, ठीक है, जो हमने किया। तो इसमें लिखेंगे बाकी के केस हमारे पास क्या क्या बन सकते हैं। अगर d की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तब तो यूनिक सोल्यूशन है, x y और z की वैल्यू हमारे पास निकलेंगे, ठीक है। अब मैं लिखवा रहा हूं बाकी के केस, तो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट स्टेप है ये, स्टेप 1 लिख दीजिए, फाइंड d। नो अब दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट सब केस है इसका, इफ d इज नॉट इक्वल टू 0 implies system of equations have unique solution, यूनिक सोल्यूशन। सेकंड केस है ना, यहां पे तो दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, कहां तक दिखाई दे रहा है ये भी देख लो। अच्छा दिखाई दे रहा था वहां पर। हाँ तो बेटा सेकंड केस तो हमारे पास है, सेकंड इसका सब केस, इफ d इज इक्वल टू 0, ऐसा भी हो सकता है कि d की वैल्यू 0 आ जाए। अगर d की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है तो हम क्या करेंगे, d1 d2 d3 कैलकुलेट करेंगे, लिख लेना साथ में। इफ d इक्वल 0 कैलकुलेट d1 d2 एंड d3, ये कैलकुलेट करने आपने, ठीक है। और आफ्टर कैलकुलेशन अब लिखेंगे आगे ना, कैलकुलेट करने के बाद क्या होता है, लिखिए
इफ एट लीस्ट, लिखते रहना साथ में, इफ एट लीस्ट वन ऑफ D1, D2, D3 is non-zero, if at least one of D1, D2, D3 is non-zero, then the system is inconsistent. Then the system is inconsistent. तो बोला क्या कि अगर d की वैल्यू 0 होती है और इन तीनों में से कोई एक या दो या तीनों, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन कम से कम एक वैल्यू यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू आ जाती है, जीरो के अलावा कोई और वैल्यू आ जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट, दैट्स ऑल, खत्म क्वेश्चन, ठीक है, कुछ नहीं करना उसके बाद। समझ में आई बात की नहीं? यस सर। थर्ड, लेकिन अगर इसी का सेकंड केस, ये तो क्या है कि इन तीनों में से कोई एक जो है वो नॉन जीरो हो गया, लेकिन इसका सेकंड केस, ठीक है, सेकंड केस क्या बन जाएगा हमारे पास, इफ, यहां पे लिखते हैं, इफ d इज इक्वल टू जीरो, डी की वैल्यू जीरो है, एंड d1 इक्वल d2 इक्वल d3, ये तीनों जीरो के इक्वल हो जाए, ठीक है, उस केस में क्या करना है, उस केस में क्या करना है, अगर d की वैल्यू जीरो, d1 की वैल्यू जीरो, d2 की वैल्यू जीरो, d3 की वैल्यू जीरो, अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, लिखो, इसका प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर है वो लिखेंगे, दो में से आप एक ही टाइप में रखिए आप, है ना, लिखो, शिफ्ट टर्म विद जेड, जेड वाली टर्म है ना, शिफ्ट टर्म विद जेड टू राइट हैंड साइड इन एनी टू ऑफ द इक्वेशंस, इन एनी टू ऑफ द इक्वेशन, आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, आपने करना क्या है, कोई 2 इक्वेशन पकड़ लेनी है, 3 में से कोई 2, उनमें से जेड वाली जो टर्म आपके पास होगी दोनों इक्वेशन में, जो जेड वाली टर्म है उसको आप राइट में शिफ्ट कर देंगे। अब आप क्या करेंगे, उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जेड के फॉर्म में, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, जेड के फॉर्म में आएगा आपका, एक्स और वाई की वैल्यू जेड के फॉर्म में आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, पता लग रहा है इस बात का? यस सर। जेड के फॉर्म में वैल्यू आएगी बेटा आपकी। अब जो एक्स और वाई की वैल्यू आई है आपकी जेड के फॉर्म, उन वैल्यूज को आप क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। अगर थर्ड इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है, पहले आप लिख लो ना, पहले मैं लिखवा देता हूं, क्या लिखा आपने लास्ट स्टेप में, क्या लिखा, ये राइट में शिफ्ट किया ना, यही लिखा ना आपने, ठीक है, उसके बाद लिखिए, हाँ उसके बाद लिखिए, सॉल्व these two equations for x and y, to get the solution, in terms of z, put these values in equation 3, put these values in equation 3, if third equation is satisfied, if third equation is satisfied,
then the system is consistent, then the system is consistent and the values of x, y and z, values of x, y and z constitute a solution. Values of x, y and z constitute a solution. लिख लिया? यस यस सर। तो यहाँ पे सोल्यूशन आपके पास निकलेगा, मतलब कंसिस्टेंट हो जाएगा, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा इस केस में, ठीक है। लेकिन एक और केस है, अगर आपने क्या किया कि वो वैल्यूज आपने चेक की, ठीक है, और थर्ड इक्वेशन अगर सेटिस्फाई ना हो, ये तो क्या है कि सेटिस्फाई हो तो क्या है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, लेकिन अगर सेटिस्फाई ना करे तो देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। तो लिखेंगे इसी का आगे लिखेंगे, इफ द वैल्यूज ऑफ एक्स, निचले वाली लाइन में लिखना ना, इफ द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई डू नॉट सेटिस्फाई equation 3, if the values of x and y do not satisfy the equation 3, then the system of equations is said to be inconsistent. भैया काम थोड़ा भैया कि अगर d की वैल्यू 0 है, D1, D2, D3 के ऊपर आप जाएंगे, उनमें से कोई एक वैल्यू आपकी नॉन जीरो आ गई, या 2 आ गई या 3 आ गई, तो उस केस में तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, डायरेक्ट खत्म, ठीक है। लेकिन D 0 है, उसके बाद क्या है, D1, D2, D3 ये भी 0 के इक्वल, तो फिर से 2 केस आपके पास बनेंगे, ठीक है। और तो 2 केस आपके पास, मतलब सारी की सारी वैल्यू 0 आ गई ना, जितने भी डिटर्मिनेंट है 0 आ गए, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर से 2 केस बनेंगे। 2 केस क्या बनेंगे कि कोई 2 इक्वेशंस आप उठाएंगे, जेड वाली टर्म को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, उन इक्वेशंस को जेड के फॉर्म में सॉल्व करेंगे, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू जेड के फॉर्म में निकालेंगे, उन वैल्यू को आप थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। थर्ड इक्वेशन में पुट करने के बाद 2 ही कंडीशन आपके पास हो सकती है। वो कंडीशन क्या है कि अगर वो वैल्यूज वहां पे सेटिस्फाई करेंगी तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है। और अगर सेटिस्फाई नहीं करेंगी देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। कोई डाउट है क्या? यस, पता लग गया आपको? तो लिखा गया? यस सर। ओके, तो बेटा एक क्वेश्चन है, जरा चेक करेंगे आप ना। क्वेश्चन इज, check the consistency of the system of equations. Consistency x minus 3y plus 5z equals 4. Second equation 2x minus 6y plus 10z equals 11. Third one 3x minus 9y plus 15z is equal to 12. करिए जरा जल्दी। अब आप धीरे धीरे पहुंचेंगे वहां पे जहां पे मैं आपको ले जाना चाहता हूं।
करो बेटा, जल्दी करो जरा। सर 0 आता है। सारे 0 आ जाएंगे बेटा, D1 D2 D3 D 0 ही आएगा। ठीक है, सारे के सारे 0 आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? साइड ऐसा करो ना, हाँ, जेड वाली टर्म को दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं ना, वो कांस्टेंट की तरह डील करना है मतलब उसके साथ। तो आप ऐसा करो, जेड को के पुट कर दो उसमें, मतलब कांस्टेंट डील करना है। ऐसा मत मान के चलना कि जेड जो उसमें वेरिएबल है, ऐसा मान के मत चलना, उसमें एक्स और वाई ही वेरिएबल बनेंगे। तो जेड को के पुट कर दो आप, मतलब कांस्टेंट की तरफ फीलिंग आनी चाहिए कि ये जो है कांस्टेंट है। ठीक है, तो के पुट किया आपने, अब देखिए क्या बन रहा है वो। देखो बेटा, अगर मैं इसको के लिखूंगा तो क्या बनेगा, देखो जरा ढंग से। ऐसा दिखेगा ना ये बेटा, x माइनस 3y इक्वल्स 4 माइनस 5k। यहां पे क्या दिखेगा, 2 माइनस 2x माइनस 6y, और इक्वल में दिखेगा 11 माइनस 10k। ठीक है, अब सिस्टम कैसा है ये यहीं से पता लग जाएगा। कैसे, हमें पता ना, 10th में पढ़ा हमने, a1/a2 कितना है इसमें, देखो a1/a2 कितना दिख रहा है, 1/2 दिख रहा है क्या, और b1/b2 -3/6 है ना, मतलब -1/6 है ना बेटा, ये -6। ठीक है, 1/2 दिख रहा है। स्क्रीन क्लियर हो गया। हाँ, तो ये सामने दिखता है कि लाइन जो है वो पैरेलल दिखेंगी आपको, पैरेलल। ठीक है ना, ये तो सामने दिख रहा है हमें, तो लाइन जो है हमें पैरेलल दिखेंगी। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। अब दूसरा मेथड क्या है कि आप यहां से x, ये तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, यहां से आप क्या करो, x और y की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ k। ठीक है, फिर वो x और y की वैल्यू कहां पे पुट कर दो, यहां पे पुट कर दो उस वैल्यू को। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है तो कंसिस्टेंट है, और अदरवाइज इनकंसिस्टेंट है। तो इसका डायरेक्ट मीनिंग क्या है, ये सेटिस्फाई नहीं करेगी, तभी तो इनकंसिस्टेंट आ रहा है। पैरेलल का मतलब इनकंसिस्टेंट होता है, और कोइंसिडेंटल और इंटरसेक्टिंग का मतलब कंसिस्टेंट होता है ना। ये बात थोड़ा आपने अपने माइंड में रखी है। अच्छा, अब चलते हम, जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पे उस क्वेश्चन के ऊपर लिखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लिख लेना वहां पे ना, जी। अब क्वेश्चन जो है हमारे जी के चलेंगे इसी के ऊपर। आज तो खैर टाइम बचा नहीं, लेकिन हम टाइम देंगे पूरा, क्योंकि ये आईआईटी में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो टाइम जितना मर्जी लगे इस चैप्टर में। क्वेश्चन आईआईटी में आपको शायद मैंने बताया नहीं था पहले, सेट्स, रिलेशन और फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन आईआईटी में नहीं पूछा जाता है ना, सिर्फ मेन के लिए ही यूज होता है। ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स का क्वेश्चन आईआईटी में पूछा जाता है, याद रखना। आईआईटी में तो पूछा जाएगा और मेन में भी पूछा जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन ये, लैम्डा एक्स प्लस 3y माइनस जेड इक्वल 1। सेकेंड इज एक्स प्लस 2y प्लस जेड इक्वल्स 2, एंड लास्ट वन इज माइनस लैम्डा एक्स प्लस y प्लस 2z इक्वल्स -1, है ना। ये बाई है बेटा ना, 2y और नीचे सिर्फ बाई। तो बोल लिया गया है
determine the values of lambda for which the following system of equations fail to have unique solution. यूनिक सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए बोलने का मीनिंग ये है ना। करो, क्या करेंगे? यूनिक सॉल्यूशन ना हो। यूनिक सॉल्यूशन कब नहीं होता है? कब नहीं होता है? फेल टू हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन एक ही केस में होता है जब डी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फेल टू हैव यूनिक सॉल्यूशन, दैट मीन्स डी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो डी की वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करो और चेक करो लैम्डा की वैल्यू क्या है। क्विक, जल्दी। कहाँ पे? इधर भी? हाँ बता रहा हूँ, 1 मिनट में। हाँ सर 7/2 बेटा, -7/2 है ना, चेक कर लेना। ठीक है, तो ओके, मीटिंग है अभी। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े मैं आपको भेजूंगा, देखना। वैसे आरटी शर्मा अगर आपके पास है तो लेवल 2 एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल, ये सारे के सारे क्वेश्चन आईआईटी या जी में पूछे जा चुके हैं। लेवल 2 पॉइंट नोट कर लो, पेज नंबर अगर है आपके पास तो कर लेना। 6.80 पेज नंबर है आरटी शर्मा में। एग्जाम्पल 12, 13, 14, 15, ये 4 एग्जाम्पल्स आपके पास होंगे। ये चारों एग्जाम्पल्स आपने अच्छी तरह से करने हैं। ठीक है, तो आपको टाइप भी पता लग जाए कि हाँ इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। यस सर। तो ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, मिलते हैं बेटा। थैंक्स ऑल ऑफ यू। बाय सर।